नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन कर रहे थे पिछले व्याख्यान में, और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको अभी तक ये बात बताई थी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की वास्तविक शासक बन गई, और ये क्रम 1857 तक चलता रहा, जब तक भारत में प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भारत में शुरुआत नहीं हो गई। सर्वप्रथम स्वाधीनता जो संग्राम 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण हुआ, और शीघ्र ही यद्यपि इसकी शुरुआत ब्रिटिश छावनियों से हुई, और इसमें प्रारंभिक रूप से जो लोग जुड़े थे वह भारतीय सैनिक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर रहे थे, लेकिन शीघ्र ही इसमें बड़ा व्यापक जन सामान्य भी भारत में शामिल हो गया, और इस तरह की जो विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में था, शीघ्र ही जन सामान्य का विद्रोह बन के सामने आया। और 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश में ये निर्णय लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के शासन से के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। यानी अब तक तो ये था कि ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से विभिन्न एक्टों अधिनियमों के माध्यम से भारत पर शासन करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन करने का जो भूमिका थी वह समाप्त कर दी गई, और अब सीधे ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की रानी भारत पे सीधे राज करने लगी। यानी अब कोई उपकरण या की आवश्यकता नहीं थी भारत पे राज करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पे शासन करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। और साथ ही साथ ये बात भी कह दी गई कि जो भी टेरिटरी या क्षेत्राधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में थे वे सब अब रानी के यानी ब्रिटिश राजा के राजमुकुट के क्षेत्राधिकार माने जाएंगे। तो इस तरह एक सीधे शासन की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को के उत्तरदायित्व से मुक्त करके ब्रिटेन की संसद और ब्रिटिश राज सीधे भारत पर राज करने लगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष का ये एक महत्वपूर्ण परिणाम था। 1800 इसकी शुरुआत हुई 1858 में एक एक्ट पारित किया गया। 1857 की जब क्रांति असफल हो गई और पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली और इन क्षेत्रों को जीतने में सफल रही, परंतु इस बात को महसूस कर लिया गया ब्रिटिश शासन द्वारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसी वजह से 1858 में एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त करके सीधी शासन प्रणाली ब्रिटिश राजमुकुट और ब्रिटिश संसद द्वारा शुरू की गई। इसी के तहत अब तक जो बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी पिछले अधिनियमों में, उसको समाप्त कर दिया गया, और एक राज्य सचिव की सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई, जिसकी एक परिषद बनाई गई जिसके 15 सदस्य थे, जिसमें 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, और इनमें से 9 सदस्य कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनको 10 वर्ष तक भारत में काम करने का अनुभव रह चुका। तो राज्य सचिव जो था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, मंत्रिमंडल का सदस्य था और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल और उसके विभिन्न प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई या ब्रिटेन की रानी के पास आ गई, और ये बात भी निर्णय लिया गया कि बहुत बड़ा कारण 1857 की क्रांति का जो मूल कारण था वह ये था कि शासक और शासितों के मध्य कोई इसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। अतः ये महसूस किया गया कि भारत में एक बेटर गवर्नेंस की शुरुआत की जाएगी जहाँ शासक और शासितों के मध्य एक अच्छे संबंधों की स्थापना की जाएगी। तो 1857 की क्रांति का जो परिणाम निकला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, और अब ब्रिटिश संसद और ब्रिटेन का राजमुकुट यानी राजा
उस ज़माने में रानी थी, रानी विक्टोरिया, उनके माध्यम से सीधे राज होने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पे शासन करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। 1874 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन के रूप में कंपनी के रूप में समाप्त हो गई। तो हमें ये बात ब्रिटिश शासन के ढांचे को एक बार फिर समझ लें कि सबसे ऊपर ब्रिटेन का राजा, उसके नीचे संसद है, संसद में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी भारत का राज्य सचिव है जो मंत्रिमंडल का सदस्य है और वह भारत के मामलों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद है जिसमें 15 सदस्य हैं, 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा। ये भारत परिषद समय समय पर राज्य सचिव को सहायता देती है, भारत के मामले में निर्णय करने के लिए परामर्श देती है राज्य सचिव को समय समय। धीरे धीरे ये हुआ कि राज्य सचिव अपने आप महत्वपूर्ण हो गया और भारत परिषद की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई और ब्रिटिश जो राज्य सचिव था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और वह ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में सबसे सर्वोच्च ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल था जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के राजमुकुट द्वारा की जाती थी और अन्य प्रेसिडेंसियों में गवर्नर थे जिनकी भी नियुक्ति ब्रिटेन के राजमुकुट द्वारा की जाती थी। और इस तरह ये पूरा प्रशासनिक ढांचा 1858 के एक्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया और लगभग 1947 तक मोटे मोटे इसी ढांचे के रूप में भारत का शासन चलता रहा।